हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास चला रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हम आपको ऑनलाइन पेपर जो 24/1/2023 को हुआ था उसका एसएसटी का पोर्शन आपको सॉल्व करवाएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी आपके मित्रों का इसके माध्यम से भला हो सके। क्योंकि आप सभी को पता है अंत समय में सबसे ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम में जो मदद करता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। यहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको ट्रेंड पता लग जाता है, कुछ क्वेश्चनों की ट्रिक पता लग जाती है, क्वेश्चन का लेवल कैसे रहता है ये भी आपको पता लग जाता है। तो ठीक है, बिना विलंब करते हुए आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप अपने साथ एक कॉपी और एक कलम जरूर ले लीजिएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अलावा आपको बताई जाए उसको नोट कर लीजिए और उनका बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? आपको बताना है। ये सभी दक्षिण भारत से संबंधित हैं, याद रखिएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मदुरै। क्या हो जाएगा? मदुरै, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपका मदुरै है, ठीक है, जो आपका मदुरै है वहीं पर संगम साहित्य की रचना और इसका संकलन हुआ था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? आपको बुद्ध के विषय में कथन दिया गया है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये एकदम सही है। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है, याद रखिएगा, ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, क्या ये सही है? नहीं, उनकी भाषा संस्कृत नहीं थी, तो क्या थी फिर? जरा कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है भगवान बुद्ध ने जो अपनी भाषण में भाषा का प्रयोग किया है वो कौन सी थी? तो चलिए मैं बताता हूँ, वो पाली भाषा थी, क्योंकि पाली भाषा उस समय आम जनमानस की भाषा थी, ठीक है। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। बुद्ध ने लोगों के दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है, ये सही है। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। डी भी सही है, तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ एक शब्द आया है सारनाथ, इसका एक नाम और मिलता है तो कई नाम, लेकिन जानते रहिएगा ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी इसे कहते हैं। बात आई है गौतम बुद्ध की, बुद्ध से संबंधित कुछ चीज़ें हम आपको यहीं पर बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ठीक है, ठीक है। और स्थान क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी, स्थान भी जानते रहिएगा, कपिलवस्तु के कहाँ? लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, याद रखिएगा, जो कि एक शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी, लेकिन इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गृह त्याग किस वर्ष किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने दिन की तपस्या थी? 6 वर्ष की कठिन तपस्या थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद ये बुद्ध कहलाए थे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये बुद्ध से संबंधित चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और 3 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। आपको बताना है सही विकल्प क्या है।
अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भूराजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। किस लिए ले आया था? अलाउद्दीन ने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए दंड देने का भी प्रावधान किया था और इसके लिए उन्होंने जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है उसको बहुत दृढ़ता से भी लागू किया था। ठीक है। दूसरा कह रहा, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा और उन्हें चुकाने से छूट दी गई। ये गलत है। बी कथन आपका गलत है। ठीक है। तो ए सही और बी गलत हो जाएगा। आपका ए सही और बी गलत, पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात आई है अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी JFK जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था, दामाद भी था। 1296 में ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। याद रखिएगा कब बनता है? 1296 में ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है। इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प था। क्या था? बचपन का नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूराजस्व की दर रखी थी इसने 1/2 रखी थी। तो इसके भूराजस्व की दर क्या थी? 1/2 थी। ठीक है। तो ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जानते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और 4 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। यह तमिल में लिखा गया था, बिल्कुल सही है। यह सत्तनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी सही है। और यह लगभग कह रहा है 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब A, B, C हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अहोम लोग वर्तमान समय के आकार ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा म्यांमार। जो अहोम लोग हैं वो वर्तमान समय के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। अहोम जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग की एक जनजाति है। ठीक है। कहाँ की है? उत्तर पूर्वी भाग की एक जनजाति है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और 6 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? आपको बताना है। तो देखिए ये पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज के माध्यम से यहीं से रवाना होते थे। ये भी सही है। अगला कह रहा है अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। ये आपका गलत कथन है। ठीक है। चलिए जो सूरत है, मैं सूरत के बारे में आपको बताता हूँ। ये वर्तमान में किस नदी के तट पर है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखिएगा। किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और डायमंड की पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में 2 चीज़ें बहुत फेमस है सूरत के बारे में, नोट कर लीजिएगा। एक तो इसको कहा जाता है सिल्क सिटी। क्या कहते हैं? सिल्क एवं डायमंड सिटी, ऐसे याद रखिएगा। सिल्क एवं डायमंड सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है ना। डायमंड सिटी के रूप में इसको जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। डायमंड सिटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र
निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था, आपको बताना है। इसे ही श्रीरामपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीरामपुर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह किस कंपनी के अधीन था आपको बताना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ठीक है, इसे फेडरिक्स नगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद कर लीजिएगा, फेडरिक्स। ठीक है, फेडरिक्स नगर भी इसको कहते थे। ठीक है, 1845 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। 1845 में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज हैं, उसने कब्जा कर लिया। श्रीरामपुर आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। ये भी जानते रहिएगा, ये जो आपका श्रीरामपुर है, इसका एक नाम है श्रीरामपुर। ये कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर ये स्थित है। इतना जानते रहिएगा इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कह रहा है औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि कैसा था, बताइए मेरे भैया। क्या होगा? उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था, जैसा ही चल रहा था, गलत है। आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा, गलत है। आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। ये आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और 9 का राइट जवाब देखते हैं। 9 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए बताइएगा। सुमेलित करना है। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब होती है? तो 1781 में होती है। पहला का दूसरा किस में है? इसी में है, तो यही राइट जवाब हो जाएगा। बाकी मैच मैं आपको सब करवा देता हूँ। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में होती है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आता है? 1835 में आता है। वुड डिस्पैच 1854 में आता है। किसी एक को भी पकड़ लीजिए। अगर आपको वुड डिस्पैच पता है 1854 में, तो डी का 3 किस में है? इसी में है। राइट जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ गुलामी किसने लिखी है? सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, यह पहली बात तो जान लीजिएगा 1873 में लिखी गई थी और ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी जो काले गुलामों की खराब स्थिति थी और भारत में निचली जातियों के लोगों के बीच एक कड़ी को स्थापित किया था। वह निचली जातियों के अपमान, मजदूरों की दुर्दशा और उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 क्या कह रहा देखते हैं। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जल्दी से बताना है इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा है चलिए कि बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अवींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा था। बिल्कुल सही है। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपका राइट जवाब बी भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और 12 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसको 12 का राइट जवाब आता है। ठीक है, तो बताइएगा भैया 12 का राइट जवाब क्या होगा। पंडित देखहु मन में जानी, कहूँ दो छूती कहाँ से उपजी, तबही छूती तुम मानी। एक ही पाट सकल बैठाए, छूती तैल धौकाकी, छूती ही जेवन छूती ही अचवन, छूती ही जग उपजाया। कहाँ कबीर ते छुअत विवर्जित, जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समकक्ष किस प्रकार करनी चाहिए,
इसका राइट जवाब आपको दे देना चाहिए। पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है, गलत है। पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं, गलत है। अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है, बिल्कुल तीसरा आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्गीय नेताओं के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? आपको इसका राइट जवाब देना है। बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। अंग्रेजी सामान का बहिष्कार, अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना, गलत है। ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना, गलत है। भारतीयों पर ही रहे अन्याय, अर्थात जिसको ये गलत लिखा है, हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, इस विधि को अपनाया जाता। जो मध्यम वर्गीय थे आपके, जिन्हें हम लोग नरमपंथी नीति वाले कहते थे, वो यही काम करते, विद्रोह का आयोजन ये सब ना करते वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किनसे बना था? आपको 14 का राइट जवाब देना है प्यारे साथियों। तो वह किससे बना है? वह जो है आपका आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग से नहीं बना है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से बना है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का स्वामित्व अधिक होता है, वहीं निजी में सरकार का स्वामित्व बहुत कम होता है या नाम मात्र का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, और देखते हैं 15 का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखे। देखिए अब अवरोही क्रम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ी सी मैं आपको इसकी इंग्लिश समझा देता हूं तो आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आपको लिखना है। तो आपको पता है सबसे जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, आपको बताना है कि इसमें सबसे जो है बड़ा कौन है। तो देखिए याद रखिएगा, इनमें आपका सबसे बड़ा है अफ्रीका। अफ्रीका इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो पहला तो गलत हो गया। अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर दक्षिणी अमेरिका, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर क्या आता है, फिर आता है अंटार्कटिका और लास्ट में आता है यूरोप। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता देता हूं इससे संबंधित विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया क्या है ये भैया? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा क्या है? यूरोप है। यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 कह रहा है दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है, किस पर अवस्थित है आपको बताना है। तो ये भैया आपका जिसे अंटार्कटिका वृत्त भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिका वृत्त भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। ये किस पर अवस्थित है? तो 66.5 डिग्री दक्षिण पर अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 कह रहा है किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्न में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? आपको इसका राइट जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलना की दिशा नहीं, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, गलत। स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय, ये तीनों के तीनों आपको मिलने चाहिए। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और 18 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 18 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं
तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा, आपको बताना है। देखिए समझिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में कितना घूम रही है? 360 डिग्री, ठीक है। और वह 1 घंटे में कितना घूमती है? 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार कह रहा है, जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में कितना समय होगा? तो भैया ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में आपका 11 अपराह्न होगा। क्या होगा? 11 अपराह्न होगा। क्यों होगा समझिए, ग्रीनविच से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर समय एवं दिन में कमी आती है और ग्रीनविच से पूर्वी गोलार्ध की ओर जाने पर समय एवं दिन में वृद्धि होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा? कह रहा, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, आपको बताना है इसका राइट जवाब। तो ब्राज़ील में जो कंपोस है ना, ब्राज़ील में जो कंपोस है ये उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है, ठीक है। जबकि अब समझ लीजिए, जो आपका अर्जेंटीना में पाया जाने वाला पंपास है ना, ये कैसा है? ये शीतोष्ण है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। स्टेपी क्या है? स्टेपी के बारे में भी जान लीजिए, एक सूखा मैदान है। ये घासदार तो है, कैसा है? घासदार है प्लस सूखा मैदान है, याद रखिएगा। ये भी किस में आता है? शीतोष्ण में ये भी आता है। और दक्षिण अफ्रीका में जो बेल्ट है वो भी घास का मैदान है, वो भी शीतोष्ण में ही आता है। तो बेल्ट भी शीतोष्ण में आता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, घास के मैदान पूछता है तो मध्य एशिया का स्टेपी है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड है, अर्जेंटीना का पैम्पॉस है, ब्राज़ील का कंपोस है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा? लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और सही प्रश्न का मतलब जो ये प्रश्न है इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिए। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, तो बताइए क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है मेरे भैया। अगला कह रहा है कि लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी व शुष्क है, तो ये गलत है मेरे भैया। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, तो आपका सी सही जवाब हो जाएगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा ए और सी आपके सही जवाब हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और 21 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? जो सही सुमेलित हैं उनको बताना है। इसका राइट जवाब क्या होगा? बताइए भैया। देखिए महाद्वीपीय संहति, जो आपका महाद्वीपीय संहति है, इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, हम जानना चाहते हैं। कोर या क्रोड, निकिल व लोहा, महासागरीय परपटी, सिलिका एवं एल्मिना। इसका राइट जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरा मुझे बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसका सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? आपको बताना है मौसमी पवनों का उदाहरण क्या है। तो जो भारत में मानसूनी पवनें हैं वही आपकी मौसमी पवनों की उदाहरण है। ये किस मंथ चलती हैं? तो ये जून में चलती हैं, याद रखिएगा, और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में, ठीक है, ये भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तथा भारतीय क्षेत्र में वर्षा करती हैं। भारत में अधिकांश वर्षा इन्हीं मानसूनी पवनों के माध्यम से होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर, और 23 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा।
भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथन ए, बी और सी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा। 23 का राइट जवाब आपको देना है। तो कह रहा है कि जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं, सही है। और कह रहा है कि तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है, जरूरी नहीं है। ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं, गलत है। तो आपका केवल ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा। कह रहा है कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। तो आपको बताना है वो है भैया भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग वेल्ड क्षेत्र में विकसित हुआ। पशुपालन और खनन वेल्ड क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दो प्रमुख गतिविधियां हैं। वेल्ड क्षेत्र दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। ये कहाँ है, ये है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, जानते रहिएगा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास का एक मैदान है, क्या है, मैदान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा। कह रहा है कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। चलिए बताइए, ए और बी का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा। इसका राइट जवाब जल्दी से कमेंट करके आप लोग दीजिए। कह रहा है कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जो अयस्क के खनन की बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनती हैं। ठीक है, चलिए कोलार कहाँ है ये जान लीजिए, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। और यह है क्या, भारत में सोने की खान है। क्या है, सोने की खान है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में 100 से अधिक स्थानों पर सोने के भंडार की पहचान की है, जिसमें ज़्यादातर राज्य दक्षिणी जो हमारा कर्नाटक राज्य है वहीं पर है। और कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। बी भी आपका सही, तो ए और बी आपके दोनों सही हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है, आपको बताना है इसका राइट जवाब। दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है, गलत है। दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, गलत है। दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर देखते हैं 27 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है, आपको 27 का राइट जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, छोटे भूखंड और साधारण औजारें। ठीक है, और क्या होगा, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये भी सही है। अर्ध शुष्क क्षेत्र नहीं होगा, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। ए बी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है, आपको इसका राइट जवाब देना है। तो बताइए, धर्म का अंतर, गलत है। मातृभाषा का अंतर, गलत है। आर्थिक स्तर का अंतर, ये विविधता नहीं है बल्कि एक असमानता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। कह रहा है पूर्वाग्रह का अर्थ होगा। पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है, कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए, पूर्वाग्रह का जो अर्थ होता है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, सही है। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, तो ये भी आपका सही है। लोगों को एक छवि में बांधना, जो लोग हैं उनको एक ही छवि में बांधना, क्या ये भी सही है, बताइए। तो लोगों को एक छवि में बांधना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ठीक है, तो ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। कौन सा कानून है,
जो संसद नहीं पारित करती है वो राजद्रोह कानून है, जो संसद नहीं पारित करती है, याद रखिएगा। इसे धारा 124A के तहत 1870 में जेम्स स्टीफन के द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। राजद्रोह भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत एक अपराध है। राजद्रोह से तात्पर्य क्या है? जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या तो बोले गए या लिखित या संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है और ये गैर जमानती अपराध होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके बताइए क्या होगा राइट जवाब। जल्दी से बताइए। एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, बताइए क्या ये सही है? तो ये गलत है। नदी के जल बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच के विवाद का मामला है, बी सही है, तो केवल बी आपका राइट जवाब माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर ये आपसे बात पूछे ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 262 के तहत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं और 32 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 32 पर और 32 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? 32 का राइट जवाब दीजिए, तो वो है आपका लेबर चौक। इस शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। प्रवासी मजदूर क्या है? प्रवासी मजदूर वे लोग होते हैं जो अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर कह रहा है दादन व्यवस्था क्या है, बताइए। तो दादन व्यवस्था व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। 34 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होना चाहिए, सही है। दोनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए 35 क्या कह रहा है देखते हैं। 35 कह रहा है कि रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों, ये गलत है। लक्ष्मी लड़का 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी। ठीक है, तो ये आपके राइट जवाब में सही है, ये वाला जवाब से, तो राइट जवाब केवल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक रूप में मान्यता मिलती है? तो जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में इसको मान्यता दिया जाता है। कुल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, यह आता है, किस में आता है? अनुच्छेद 21 के तहत। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर और 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 37 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य, पुलिस राज्य नहीं, तो ए, बी और सी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? कमेंट करके बताइए फटाक से, इसको तो सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए
अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ। भारत के उच्चतम न्यायालय का जो मुखिया है वो चीफ जस्टिस होता है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, याद रखिएगा, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। ये किसमें है? तो भाग अगर आपसे पूछे तो भाग 5 अनुच्छेद पूछे तो 124 से लेकर के 147 तक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है। तो सबसे पहला राज्य आपका तमिलनाडु है। ये स्कीम 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई थी। कब? 15 अगस्त 1995 से आपकी ये स्कीम शुरू हुई थी। ठीक है ना। और सितंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण अर्थात प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? आपको बताना है लक्ष्य 0.2। क्या है? लक्ष्य 0.2। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 41 क्या कह रहा है? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है मेरे भैया? बताइए जल्दी से। 41 का राइट जवाब आप लोग जल्दी से दे दीजिए। आकलन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना गलत है। विद्यार्थियों को ग्रहण क्षमता और अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना ठीक है। मैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, समझिएगा। सबसे पहला होता है शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक निर्धारित करना ताकि वे बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त कर सकें। अगला बिंदु क्या होता है? विद्यार्थी के ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना। अपने आसपास में होने वाली विभिन्न घटनाओं को विस्तार से समझना। अगला है समीक्षात्मक जांच कर उस पर प्रश्न करते हुए विद्यार्थियों में आलोचनात्मक जागरूकता का संवर्धन करना। अगला है शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय देना। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, एक बच्चे की वृद्धि के शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन होना चाहिए। तो आकलन शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों पक्षों का होना चाहिए। 42 क्या कह रहा, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? तो 42 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? कह रहा है सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? नहीं, ये तो बता देंगे। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों? कारण व उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। ये विश्लेषण करने की बात है। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इससे तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? बी और सी आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? कि प्रयोग में वो कैसे लाएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। तत्वों का निर्माण कैसे होता है? गलत है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। सही है। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं, आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। बी और सी इसके राइट जवाब हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके बताइए।
ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आकलन में व्यक्तित्व परकता को घटा देते हैं, ये भी सही है। तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या होगा। मौखिक प्रदर्शन द्वारा, लिखित रिपोर्ट द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? आपको इसका राइट जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा ये द्वितीयक स्रोत के रूप में मानी जाएगी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 47 पर। 47 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता के विषय होने चाहिए क्या? 47 का राइट जवाब दीजिए, क्या होने चाहिए? स्रोतों की प्रामाणिकता, ठीक है। पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, ठीक है। रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। उदाहरण की मात्रा का कोई मतलब नहीं। ABD आपका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय हो सकता है या होना चाहिए? 48 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ता केंद्रित, ठीक है। क्या हो जाएगा? अधिगम केंद्रित होना चाहिए, जो अधिगम केंद्रित करता है। 49 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? आपको बताइए क्या है इसकी सार्थकता। विषय वस्तु को रटने से बचाना है। क्या है? विषय वस्तु को रटने से बचाना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। कह रहा है हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। 50 का राइट जवाब क्या होगा? कमेंट करके दीजिए। हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करके, ठीक है। विद्यार्थियों से हास्यकृत समुदायों की पहचान करवाने के लिए, ठीक है। ए और बी दोनों राइट जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं और 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर चर्चा, मतलब चर्चा या परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? इसका राइट जवाब दीजिए, क्या होगा 51 का। तो एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला, एक परिष्कृत तेल बेचना में खाना बनाता पुरुष, ठीक है। एक डिटर्जेंट बेचना में कपड़ा धोती महिला, वस्त्रों के बेचना में काम करती महिला, ये दोनों नहीं, आपका ए और बी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52 पर। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? बताइए भैया, अखबार पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित कराते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? जवाब दीजिए आप लोग। 53 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच, पहला राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है? कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपको 84 का राइट जवाब देना है, अर्थात जिसको 54 वाला है। बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल, शब्द आ गया गलत है, जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हों तब आप एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना, ये तो गलत है भैया। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहना, ये तीसरा आपका सर्वश्रेष्ठ जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं और 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे, आप इसका राइट जवाब दे दीजिए। 55 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना गलत है। भूमिका निभाने एवं वाद विवाद गलत है। बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। वृत्तचित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा, सी और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को, अब बताइए, शिक्षक को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में वर्णित नामों की चर्चा करनी चाहिए, गलत है। छात्रों में नेताओं के प्रति कटुता पैदा करनी चाहिए, गलत है। सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए, गलत है। स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए, सबसे बेस्ट चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है, बताइए। 57 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा। तो समावेशित माहौल स्थापित करना, ठीक है। अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित करना, ठीक है। ए और बी दोनों हमारे राइट जवाब हो जाएंगे। समझिए, समावेशित माहौल स्थापित करने व अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित करके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों की समान पहुंच जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग, अक्षमता आदि के भेदभाव के बिना समान अवसर की प्राप्ति हो। इस समानता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इस शिक्षा में हर प्रकार के छात्र छात्राएं बिना असमानता के समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा, बताइए। 58 का राइट जवाब दीजिए। सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र, तीनों के तीनों आपके इसमें राइट जवाब हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सी वैध है, आपको 59 का राइट जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, कथन व्याकरणिक रूप से गलत है, गलत। कथन लैंगिक भेदभाव पूर्ण है। समझिए कैसे, ठीक है। लिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्भीक अंतर को दर्शाता है। यह पुरुष और स्त्री के गुण, व्यवहार, भूमिका, जिम्मेदारी, मतलब जो उनकी क्षमता है, अक्षमता है, इसको बताता है, जो समाज कायम रखता है। यहाँ एक पक्ष को अवसर से वंचित कर दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें और बताएं इसका राइट जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके 60 का आप लोग राइट जवाब दीजिए, क्या होगा। कह रहा, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्धारण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित आवश्यक है। तो ये अध्यापन या अध्यापक कह सकते हैं जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार आज की वीडियो में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देखा। अब ये 60 क्वेश्चन में आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हैं, कितने क्वेश्चन में आपको समस्या हुई है। अगर आप इस 60 क्वेश्चन में 50 प्लस भी चल रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आप 45 प्लस चल रहे हैं या 40 प्लस हैं तो मान के चलिएगा आपकी स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप 40 के नीचे हैं तो
आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है प्यारे साथियों। ठीक है, जम करके लग करके मेहनत कर लीजिए। 3 से 4 दिन का समय और बचा है। पेपर को मारिए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। इतना मेहनत करके जाइए कि आपकी पकड़ से बाहर क्वेश्चन आने ही ना पाए उसमें। ठीक है, हमसे जो प्रयास बन पड़ेगा हम आपके लिए करते रहेंगे। आज आपको ये जो क्वेश्चन करवाए हैं, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।